हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मिशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मिशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासें लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है और इसमें आज हम लोग हिंदी के महत्व के बारे में पहले जानेंगे कि आखिरकार हिंदी का महत्व क्या है और आगामी आने वाली परीक्षाओं में हिंदी के व्याकरण टॉपिक का क्या रोल होगा। इस सब चीज़ों को जानने के लिए आज आपके समक्ष हम इस मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज हिंदी के महत्व के बारे में। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो अगर हम ये कहें कि हिंदी केवल बोलचाल की भाषा है तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कारण ये है कि हिंदी बोलचाल ही नहीं, आप देखेंगे तो आज इस हिंदी के दम पे आज पूरे भारत में अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाना जाता है। अगर हम कुछ नाम लेंगे तो बहुत थोड़े होंगे, लेकिन उसके पहले हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस हिंदी के इस महत्व को अगर हम जानें तो भाषा जो होती है, जिसको हम कहते हैं भाषा, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा एक ऐसी ताकत होती है जिससे कहा जाता है कि व्यक्ति किसी के साथ वार्तालाप कर लेता है 2 मिनट 4 मिनट तो ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है और वो किस प्रकार का गुणी व्यक्ति है। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो आप अगर भोजन खाते हैं या बनाते हैं तो उसमें नमक का जो रोल होता है वो कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर जब हम खाते हैं अगर नमक नहीं होता है तो उसकी क्वालिटी हमको समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि उसमें खाने का जो स्वाद है वो अच्छा है ही नहीं है। उस प्रकार से हिंदी है, अगर हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदी के महत्व को नहीं जानते हैं तो शायद हिंदुस्तान की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी बात से शुरू करते हैं। अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो आपके यहाँ हिंदी के महत्व के बारे में जानने के बाद हम ये जानेंगे कि आपके यहाँ बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लोगों को क्लियर करने हैं, पढ़ने हैं, जिसमें से हम शुरू करते हैं तो जिससे हमारी पृष्ठभूमि बनती है उसका नाम है वर्णमाला। हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं एक टॉपिक होता है जिसका नाम है संधि, उसके बाद फिर शुरू करते हैं एक टॉपिक है समास, उसके बाद फिर हम पढ़ लेते हैं क्रिया, फिर पढ़ लेते हैं विशेषण, फिर पढ़ लेते हैं संज्ञा, उसके बाद पढ़ लेते हैं सर्वनाम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक टॉपिक है अव्यय, उसके बाद फिर पढ़ लेते हैं इसी अव्यय के अंतर्गत एक टॉपिक है निपात। इसी तरीके से हम पढ़ लेते हैं रस, फिर पढ़ लेते हैं छंद, फिर पढ़ लेते हैं अलंकार। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं आपके व्याकरण के जो आपको क्लियर करवाने हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की तो देखेंगे पढ़ने के लिए सभी लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे वर्णमाला की बात करेंगे तो हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जिसको स्वर कहा जाता है और एक को कहते हैं जिसे व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम दोनों का अध्ययन करेंगे। जब आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे वर्णमाला तो पूरी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि वर्णमाला क्या है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और इसका यूज हमारे लिए कैसा है और किन प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको आना है और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करेंगे, कैसे याद नहीं होता है। ये सारी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। जब आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब आप बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हैं कि हमको पढ़ना क्या है और पढ़ाया क्या जा रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं संधि। अगर हम संधि को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली बात ये होती है कि संधि होती क्या है, ये आपको टॉपिक में मिल जाएगा जब पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं संधि के 3 भेद होते हैं जिसको हम एक को कहते हैं स्वर संधि, एक को कहते हैं व्यंजन संधि और एक को कहते हैं विसर्ग संधि।
अगर हम पढ़ते हैं स्वर संधि, तो अगर हम इस स्वर को ठीक तरीके से पढ़ा है और समझा है कि ये क्या होता है, तब हमको स्वर संधि पढ़ने में शायद ही बहुत ही आसानी महसूस होगी और हम आसानी से समझ भी सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन स्वरों का ज्ञान नहीं है कि स्वर होते क्या हैं और कितने होते हैं, तो हम शायद संधि को समझने में बहुत समय लग सकता है। और अगर उसी प्रकार से हम अगर व्यंजन की बात करें, अगर हम व्यंजनों को नहीं ठीक से समझा है, ठीक से नहीं पढ़ा है, तब फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिर व्यंजन है क्या, इसका यूज कहाँ होता है और पढ़ते कैसे हैं। अब देखो, एक है विसर्ग। अगर हम इन दोनों को ठीक तरीके से अध्ययन किए हैं, ठीक तरीके से पढ़ा है, तो शायद आपको विसर्ग संधि भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हम जब अभी पुनः टॉपिक पढ़ाएंगे, ये अनवरत चलता रहेगा। जब हम पढ़ेंगे आगे तो वर्णमाला होगा, वर्णमाला के बाद संधि पढ़ेंगे। अब देखो, संधियों की बात करते हैं तो ये कहता है संधि क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं कि दो वर्णों का मेल होता है। ये क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। अब देखेंगे, जब वर्ण होता है तो वर्णों को आपस में मिलाने की बात करते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो हम समास को तैयार कर लेते हैं। क्योंकि अगर स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, उसके बाद संधि पढ़ी, तो इसका अगला टॉपिक जो होता है वो होता है हमारा समास। कारण ये होता है, समास इसलिए होगा कि अगर हम वर्णों को मिलाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो संधि होती है। लेकिन अगर हम शब्दों को आपस में मिलाएंगे तो वो क्या होगा? समास होगी। तो अगर क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले वर्ण होता है, वर्णों के बाद हम आपस में मिला देंगे तो शब्द बनेगा। इसलिए संधि के तुरंत बाद आपको समास पढ़ना होगा, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद बात आती है समास की। समास को पढ़ते हैं तो समास के कई सारी बातें होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं समास को, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे समास, यहाँ से कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे होता है उत्पत्ति के आधार पर समास के भेद कितने होंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होंगे, अर्थों के आधार पर समास के कितने भेद होंगे। ऐसे तरीके से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं में कि समास होते कितने हैं। वहीं पर फिर पूछ लेता है कि कुल समासें कितनी होती हैं। जब हम पढ़ेंगे तो सभी समासों का एक अनवरत अध्ययन करेंगे और जो चलता रहेगा। जैसे यहाँ से बात करेंगे तो हमको पढ़ना है, एक समास होती है अव्ययी भाव, एक समास होती है यहाँ पर तत्पुरुष, एक होता है समास यहाँ पर पढ़ेंगे द्वंद्व, और एक समास होती है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये हम पढ़ लेते हैं यहीं से। अब देख लेंगे, अगर हम फिर पढ़ते हैं तो जब पदों की प्रधानता की बात करता है तो हमारे पास यही चार समासें होती हैं। लेकिन अगर हम कुल की बात कर लेंगे तो इसी के दो भेद हो जाते हैं। जहां हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक को कहा जाता है कर्मधारय और एक को कह दिया जाता है द्विगु समास। द्विगु समास ये नाम हमारे पास आता है। इस टॉपिक को जब फिर हम पढ़ेंगे पुनः, अभी इसके बाद आएंगे हम लोग पूरे टॉपिक जानने के बाद, समझने के बाद, फिर पुनः आपको इसको विस्तार से पढ़ाएंगे कि ये होता क्या है, पढ़ा कैसे जाएगा, समझा कैसे जाएगा। उसके बाद क्रिया होती है, क्रिया को हम जान लेंगे क्या होती है। क्रिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, और उसके बाद फिर हम क्रिया पे आएंगे। क्रिया में हम पढ़ेंगे तो मूलतः जो क्रिया होती है, दो क्रियाएं होती हैं। एक को कहा जाता है अकर्मक क्रिया और एक को कहा जाता है सकर्मक क्रिया। अगर हम अकर्मक की बात करते हैं और एक होता है सकर्मक, एक होता है सकर्मक। अगर हम इनकी बात करते हैं तो पुनः एक चीज़ देखते हैं। अब पढ़ा जाता है तो एक में लिखा है आ का मतलब होता है जिसमें कर्म ना लगा हो, और एक में होता है सा का मतलब होता है साथ हो, जिसमें कर्म साथ लगा होगा, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। और जिसमें कर्म नहीं लगा होगा उसे अकर्मक कहेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि अब जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संभावित सकर्मक है। संभावित सकर्मक का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ लिखा गया पढ़ना, यहाँ कह दिया जाए लिखना, यहाँ कह दिया जाए चलना, यहाँ लिख दिया जाए चलना, यहाँ लिख दिया जाए बोलना, लिख दिया जाए। अब आप देखेंगे तो इसमें से कई सारी चीज़ें हैं। इसमें से जैसे बोलना लिखा गया है, पढ़ना और बोलना दो क्या हैं? ये सकर्मक है।
सकर्मक का मतलब ये होगा कि इनके साथ कर्मों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कहें बाकी 3 क्रियाएं, बोलना तो बात बोलना कह सकते हैं, पढ़ना तो किताब पढ़ना कह सकते हैं, लिखना तो पत्र लिखना या किताब लिखना कह सकते हैं, इनके साथ आप कर्म का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो अभी इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आ जाएंगी और सकर्मक के भी अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आ जाएंगी। इसके बाद देखेंगे इसी में क्या पढ़ना है, आपको एक पढ़ना है, इसी के अंतर्गत आएगा पूर्वकालिक, उसके बाद हो जाएगा दुकर्मक, इसके बाद हो जाएगा आपके पास सजातीय। इसी तरीके से बहुत सारी क्रियाएं आपको यहाँ से पढ़नी होंगी जो इसी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके बाद देख लेंगे, अगर हम विशेषण की बात करते हैं कि भेद कितने होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इसी को गिन लेना है, 1 2 3 4। और भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। और चारों को देख लेते हैं तो एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब देख लेंगे क्रिया विशेषण। आधे से ज़्यादा लोगों की ये गलतियां होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्रिया विशेषण किसका भेद है, तो लोग गलती कर देते हैं कि क्रिया विशेषण या तो विशेषण का होगा या तो क्रिया का होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भेद किसका है? विशेषण का है। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद इसके चारों भेदों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। उसके बाद देख लेंगे, आगे आएंगे, एक होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। कोई भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। यहाँ से पुनः बात आती है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और ऐतिहासिकता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पुनः पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर क्या भेद होगा, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या भेद होगा, इसको हम लोग अभी बाद में ठीक से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके भेदों की, तो हम आप सब लोग जानते हैं कि 5 भेद होते हैं इसके। लेकिन अगर बात करेंगे तो एक पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, एक पढ़ लेते हैं जातिवाचक, एक पढ़ लेते हैं भाववाचक, भाववाचक, एक पढ़ लेते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, एक पढ़ लेते हैं समूहवाचक, समूहवाचक। लेकिन अभी हम इनको क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। जब लौटेंगे पूर्णतः आपको तो इनको हम ठीक से पढ़ेंगे और पढ़ाया जाएगा इसको। आगे देखेंगे इसी तरीके से होता है सर्वनाम। सर्वनाम में भी आपको देखेंगे एक शब्द लगा है सर्व। सर्व का मतलब होता है सब। आपको आधा पूरा सब गिन लेना है, इसके भेद पता लग जाएंगे कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और भेद कितने होते हैं? 6 ही भेद होता है सर्वनाम के। आगे आ जाएंगे, देखेंगे अव्यय है। अव्यय की बात करेंगे तो देख लेंगे, इसके भी पूरे गिनेंगे, भेद अपने आप पता लग जाएगा। 1 2 3 4, इसके भी भेद कितने होंगे? 4 भेद होंगे। उसके बाद निपात पढ़ते हैं, जिसका संबंध किससे है? अव्यय से ही होता है। इसमें क्या होगा? जैसे कोई शब्द दिया जाएगा, अव्यय का मतलब होता है, जान लेंगे कि जो शब्द कभी बदलता नहीं है वही क्या होगा? अव्यय होगा। जैसे अगर हम कह दें कि एक शब्द लिखा गया है और कभी बदलने वाला नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कह दिया जाए कि आपके यहाँ कह दिया जाए कि परंतु लिखा है, अगर कह दिया जाए कि किंतु लिखा है, क्या ये कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय ना हो, जिसको बदला ना जा सके। उसके बाद देखते हैं, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन आया है, अभी जल्दी में आया था, पीसीएस के पेपर में आया। उसने पूछा था निम्नलिखित में से किसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसमें है और किसमें नहीं है। निपात का मतलब होता है कि एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में हमको क्या करना है कि जिस वाक्य को ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, ज़्यादा ताकत के साथ कहा जाए, जिस पे ज़्यादा बल दिया जाए, वही क्या होगा? निपात होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम रस पढ़ते हैं। रस की बात करते हैं तो इसको जान लेंगे ये क्या होगा, पढ़ना कितना है। तो लगभग सभी एग्जामों में रस की बात की जाती है। रस की बात करेंगे तो एक चीज़ इसमें आता है कि इसका प्रवर्तक कौन है, ये बात करता है। उसके बाद रस के भेद कितने होते हैं, प्रवर्तक की बात करते हैं तो भरत मुनि की बात करते हैं। भरत मुनि की बात करेंगे तो इनके अनुसार रस कितने हैं, अगर 8 हैं तो इनके अनुसार स्थायी भाव कितने हैं। मतलब यहीं से सारे क्वेश्चन होते रहते हैं। उसके बाद फिर पूछ लेता है कि कुछ वाक्य दे देता है, जैसे वाक्यम रसात्मक काव्यम,
फिर पूछता है कि अगर वाक्यम रसात्मक काव्यम दिया गया है तो किसका कथन है। वैसे कहा जाता है विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, ये पूछता है किसका कथन है। उसके बाद पुनः हम आते हैं रस की बात करते हैं। तो अभी यूपीपी के पेपर में एक बार पूछा गया था कि रस शब्द किस धातु से बना हुआ है, जो कि कहीं किताबों में मिलता नहीं है लेकिन पूछ लिया गया था। उसके बाद यहाँ हम रसों की बात कर लेते हैं, इनको विस्तार से जानेंगे बाद में कि क्या हैं ये और कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से और कहाँ इनका उल्लेख मिलता है। रस की बात करते हैं तो फिर यही एक बात खड़ी होती है कि रस कितने होते हैं या रस के भेद कितने होते हैं। तो किताबों में देखेंगे बहुत जगह 9 मिलता है, कई जगह 11 मिलता है, ये 2 आंकड़े मिलते हैं हमारे पास। लेकिन मूलतः क्या सही है वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। इसके बाद रस की बात करते हैं तो एक रस होता है श्रृंगार रस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखते हैं कि यहीं से एक बात बहुत बार क्वेश्चन आया है, शुद्ध और अशुद्ध में बात करता है, कहता है श्रृंगार लिखा कैसे जाता है शुद्ध, ठीक। उसके बाद फिर बात करते हैं तो हास्य रस होता है, ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसका स्थायी भाव क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे और सारे रसों की। लेकिन उसके पहले देख लेंगे अगर इसको और विस्तार से हमको जानना हो तो क्या करेंगे। और विस्तार से जानने का मतलब होता है कि 2 क्वेश्चन होता है, एक होता है रस के प्रकार और एक होता है रस के तत्व। किताबों में देखेंगे तत्व ऐसे लिखा मिलता है, लेकिन अगर बात करें कि ये शुद्ध कैसे होता है तो तत्व को आप अगर देखेंगे शुद्ध रूप में तो 2 ता होते हैं, 2 बार आधे ता होंगे, इस तरह तत्व लिखा जाता है। आगे देख लेंगे। अब एक होता है प्रकार, एक होता है तत्व। अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये बहुत ही ज़्यादा समझने की बात होगी, चूँकि तत्व का मतलब होता है हम पढ़ेंगे तो इसमें जैसे तत्व की बात करेंगे विभाव, और यहाँ से बात कर लेंगे अनुभाव की, और यहाँ से बात कर लेंगे संचारी भाव की, और यहीं पर एक होता है जिसको कहते हैं स्थायी भाव। आपके पास ये चीज़ें होती हैं। तत्व का मतलब ये होता है कि जिनसे मिलकर ही आपके रसों का निर्माण होता है, वही क्या होता है, तत्व होता है। अब यही क्वेश्चन देख लेंगे प्रकार क्या है। तो प्रकार की बात करते हैं तो अभी हमने बताया, जैसे श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, भयानक रस हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, इसके प्रकार के अंतर्गत आएंगे। अगर हम विभाव की बात करें, अनुभाव की बात करें, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव की बात करें तो इनकी बात करेंगे जब हम टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे पीछे जाके, तब वहाँ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ठीक तरीके से। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे जो हमें पढ़ना है, तो एक टॉपिक होता है छंद। अब देख लेंगे छंद की बात करते हैं तो छंद क्या है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 2 शब्द, एक है छम और एक है दा। छम का जो अर्थ होता है वो होता है समुचित आकार। समुचित आकार का मतलब क्या होता है, समुचित आकार, और जो दा का अर्थ होता है वो होता है देने वाला। अब देखेंगे जो छंद पढ़ा जाता है वो पढ़ते कहाँ हैं। अगर हम छंद को पढ़ते हैं तो एक चीज़ देखते हैं कि छंद, रस छंद और अलंकार, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, काव्य में। हमेशा ये किस में प्रयोग होते हैं, काव्य में। और काव्य के ये इतने महत्वपूर्ण तत्व होते हैं कि बिना इनके आपका काव्य नहीं चल सकता है। इसलिए इसको क्या, अगर हम इसकी परिभाषा को कहें तो समुचित आकार, कहाँ, काव्य को समुचित आकार देने वाले को क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। इस प्रकार से इसमें पढ़ेंगे छंद को। छंद को पढ़ेंगे तो देखेंगे छंद के 3 भेद पढ़ते हैं। अगर छंद की बात करते हैं तो 3 भेद हो जाएगा। एक में देखेंगे तो हम एक में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, इसी वर्णिक छंद में अभी आया था, आप जल्दी में 2021 के टीजीटी में पूछा था कि इंद्रवज्रा छंद निम्नलिखित में से किसमें इंद्रवज्रा छंद है। तो देखेंगे इसको जब पढ़ेंगे तो हम विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या है क्या नहीं है और कैसे है। इसमें देखेंगे तो इंद्रवज्रा हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया, वसंत तिलका हो गया, भुजंग प्रयात हो गया, और यहाँ पर शार्दुल विक्रीड़ा हो गया, मालिनी हो गया। ये सब हम लोग वर्णिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है और जानना कैसे है। उसके बाद फिर हम पढ़ लेते हैं मात्रिक, और जब मात्रिक को पढ़ेंगे तो पुनः जान लेंगे किसमें कितने 3 भेद होंगे। और 3 इस मात्रिक के भेदों में देखेंगे, एक होता है सममात्रिक, सममात्रिक, सममात्रिक। उसके बाद होता है एक होता है अर्धसममात्रिक, अर्धसममात्रिक होगा।
और एक होगा, यहाँ से फिर पढ़ेंगे तो देखेंगे तो एक मिलेगा आपको विषम मात्रिक। विषम मात्रिक, इन सब के बारे में हम ठीक से जानेंगे। सम मात्रिक का मतलब होता है कि छंदों में सबसे महत्वपूर्ण होता है चरण। अगर छंदों के चरण को देखेंगे तो अगर पूरे एक चरण में अगर समान मात्राएं होंगी, दूसरे चरण की बात करेंगे दूसरी मात्राएं होंगी, अगर सभी चरणों में समान मात्राएं होंगी तो उसे क्या कहेंगे, समचरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें 16 की, तो 16 होता किस में है, चौपाई में। इसका मतलब है चौपाई किसका है, तो मात्रिक का है, मात्रिक में सम मात्रिक का होगा। अर्ध सम मात्रिक का मतलब होता है कि जैसे देखेंगे आपके यहाँ 2 चरण दिए गए हैं, ये पहला है ये दूसरा है। अगर फिर बात करें कि इसके पहले चरण में आपके 13 हो गया और दूसरे चरण में आपके 11 हो गया, तो ये दोनों देखें सम नहीं हुआ, ये आधा सम हुआ और आधा विषम हुआ। काम दे दिया गया आधा अर्ध सम, आधा एक समान होगा और आधा एक समान होगा। जैसे अगर हम बात करें जैसे दोहा हो गया, आपके यहाँ सोलठा हो गया, रोला हो गया, ये सब क्या होते हैं, सम मात्रिक होते हैं, अर्ध सम मात्रिक होते हैं। उसके बाद होता है विषम मात्रिक। ये छंद की विशेषता होती है कि इसमें कितने चरण, 6 चरण होते हैं। इसके 4 चरण दूसरे के होंगे और 2 चरण किसी दूसरे के होंगे। मतलब आधा आधा होता तो अर्ध सम में जाता, लेकिन आधे से भी ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब है ये क्या होगा, विषम मात्रिक हो जाएगा। हम लोग इसके अंतर्गत इसको पढ़ लेंगे, जिसके भेद को ठीक से पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद देख लेते हैं एक चीज़ और कि अगर हम फिर बात करते हैं यहाँ से छंदों की, तो एक और होता है जिसको कहा जाता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का मतलब होता है कि जिसमें ना कोई वर्ण की बात की जाएगी ना कोई मात्रा की बात की जाएगी, वो पूरी तरह क्या होगा, मुक्त होगा। और मुक्त होने के कारण ना मात्राओं को गिनेंगे ना वर्णों को गिनेंगे, और उसी का नाम क्या हो जाता है, मुक्तक छंद हो जाता है। हम इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद देख लेंगे आगे एक होता है अलंकार। अलंकार की बात कर लेते हैं तो अभी यहीं से देखेंगे सुपर टेट में एक क्वेश्चन आया था, ऐसे लिख दिया था, कहा था अलंकार लिखा है और पूछा था इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो हम बता दें अगर ये अलग होगा तो ये हो जाएगा एक अलम और एक हो जाता है कार। अलम का ये इसका क्या हो गया, पहले लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और कार का मतलब होता है करने वाला। अलम का अर्थ होता है सृजित करना। अलम का क्या अर्थ होता है, सृजित करना। और कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। देख लेंगे। अब सृजित का मतलब होता है सजाना, सजाना। अगर कभी भी किसी काव्य को किसी शब्दों द्वारा सजाया जाता है, अर्थात सजाने का जो काम किया जाता है, सृजित करने का काम किया जाता है, उसे क्या कह देते हैं, अलंकार कह देते हैं। अब अलंकार को पढ़ेंगे हम लोग, विस्तार से जानेंगे बाद में, अभी जब पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को ठीक से। उसके पहले देख लेते हैं इसका मोटा मोटा क्या होता है। अलंकार के 2 भेद होते हैं। अब जैसे छंद का कोई प्रवर्तक होगा, रस का कोई प्रवर्तक होगा, उसी प्रकार से आपके अलंकार का भी कोई ना कोई प्रवर्तक होगा। जैसे इसकी बात करेंगे तो एक नाम मिलता है जिसका नाम होता है भामा। भामा एक नाम मिलता है जो आपके संस्कृत के आचार्य होते हैं, उनकी एक रचना मिलती है जिसका नाम होता है काव्यालंकार। एक रचना होती है जिसका नाम होता है काव्यालंकार। अगर हम काव्यालंकार की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकार का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे ये इसका प्रवर्तक होगा कौन, भामा, और इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो काव्यालंकार में। इसकी ही रचना होती है काव्यालंकार। और इसमें कितने अलंकारों का उल्लेख किया जाता है, तो 105 अलंकारों का उल्लेख इसने किया है। लेकिन हमको क्या करना है कि इसी 105 को इन्होंने बांट दिया है। एक को कहा दिया है, कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत और कुछ आ जाते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत। मतलब कुछ शब्दालंकार होते हैं और कुछ अर्थालंकार होते हैं। अगर हम बात करें कि कितने शब्दालंकार होते हैं कितने अर्थालंकार होते हैं, तो 105 होते हैं टोटल। अगर हम इसकी बात करेंगे शब्दालंकार की, सा से शब्दा और सा से कितना, 7। अगर 7 अलंकार होते हैं किसके, शब्दालंकार के, इसका मतलब है 7 शब्दालंकार के, तो 105 में बचे कितने,
98 और 98 भेद किसके होते हैं? अर्थालंकार के। फिर बात करेंगे कि अर्था के कितने, तो आ से 98 और आ से अर्थालंकार और सा से शब्दालंकार और सा से 7 भेद और टोटल कितने? 105 की बात करते हैं। अब यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शब्दालंकार का निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है, अर्थालंकार का निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है, किसका हम जो है अर्थालंकार के अंतर्गत शामिल करेंगे और किसको शब्दालंकार के अंतर्गत शामिल करेंगे। जब हम पुनः इसको पढ़ेंगे, ठीक तरीके से पढ़ेंगे, तब हम खुद समझ जाएंगे कि यहाँ से आपको कौन सा शब्दालंकार के अंतर्गत आता है और कौन सा अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। देखते हैं और भी टॉपिक आते हैं आपके हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। जैसे बात कर लेते हैं, एक होती है शब्द रचना, शब्द रचना, एक होती है वाक्य रचना, वाक्य रचना, इसका भी अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। और भी बात करेंगे तो आपका यहीं पर होता है तत्सम और तत्सम होता है, और यहीं पर होता है तद्भव भी हो जाता है, यहीं से अध्ययन कर लेते हैं। एक होता है विलोम, वो भी पढ़ लेंगे यहीं पर, और एक होता है पर्यायवाची होता है, इसको भी यहीं पढ़ लेंगे। और एक और होता है टॉपिक देख लेंगे, होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। इस टॉपिक को हम इसी के अंतर्गत इसको भी पढ़ते हैं। अब देख लेंगे शब्द रचना के अंतर्गत क्या करते हैं कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इसके अंतर्गत आते कैसे शब्द हैं। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत फेमस है, जहाँ से कहता है कि रूढ़ पढ़ते हैं, यौगिक पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं योग रूढ़ पढ़ते हैं, योग रूढ़ पढ़ते हैं। ये आपके 3 शब्द होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ है, कौन सा यौगिक है और कौन सा योग रूढ़ है। इसको हम जब पढ़ेंगे तो पुनः ठीक से पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। इसी शब्द के अंतर्गत होता है एकार्थी, अनेकार्थी भी पढ़ लेते हैं। वाक्य रचना देखेंगे तो वाक्य रचना में फिर पढ़ते हैं कि कौन सा विधि या विधानवाचक है, कौन सा आज्ञावाचक है, कौन सा इच्छावाचक है, ठीक, कौन सा प्रश्नवाचक है, हम लोग इसके अंतर्गत इसको पढ़ लेंगे। तद्भव तत्सम को पढ़ेंगे तो तत्सम का मतलब क्या होता है ये जान लेंगे, जिसका जन्म संस्कृत के जैसे तैसे अर्थात संस्कृत से ही हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे का तैसा लिख दिया जाता है, वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जो उसी का परिवर्तित रूप होता है, बदल कर यूज किया जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? तद्भव कह देते हैं। इसी के अंतर्गत और देख लेंगे, एक होता है देशज शब्द, एक होता है विदेशज शब्द होता है, ठीक, इसी में एक होता है विदेशी शु को बोल देते हैं, तो इसके अंतर्गत देशज विदेशज, और एक होता है संकर शब्द, उसको भी वहीं हम पढ़ लेते हैं। विलोम का मतलब जानते ही हैं कि विलोम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। वहाँ फिर होता है पर्यायवाची, जैसे एक शब्द होता है उसके कई सारे पर्याय होते हैं। और एक होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी का मतलब होता है शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ उसके अनेक होंगे। ये इतने टॉपिक का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे? व्याकरण के अंतर्गत करेंगे। यहीं से आज की क्लास समाप्त होती है।